वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अभी पिछले पीरियड में आप लोगों को माउंट आबू का पाठ पढ़ाया था ना, और पढ़ाने के बाद सारा पाठ रीडिंग आप लोगों ने भी रीडिंग किया होगा। देखो पाठ 5 माउंट आबू है ना। तो आप लोगों ने हमने रीडिंग कराया था, तो आप लोगों ने भी रीडिंग किया होगा है ना। और रीडिंग के साथ साथ फिर हमने आपको ये पिक्चर बनाने को कहा था। पिक्चर बना ली है ना आप लोग, इतनी सी बना लेना, केवल इतनी सी पिक्चर बना लेना। और उसके बाद हमने आपको ये सही उत्तर पर सही का निशान, और ये इतना तो कर ही दिया होगा ना। शब्दार्थ को पहले रीडिंग किया होगा, शब्दार्थ लिखे होंगे। हाँ, और इसको केवल सही उत्तर पर सही का निशान लेना, ये बुक में ही रहना है ना, कॉपी में नहीं करना। अब हमने आपको मौखिक प्रश्नोत्तर लिखा दिए थे, है ना। सब लोगों ने लिख लिए होंगे ना। यस। अब हम आज आपको लिखित प्रश्नोत्तर कराएंगे और बाकी एक्सरसाइज कराएंगे जितने भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम नया लेसन शुरू करेंगे हैं। तो इसके लिखित प्रश्नोत्तर सबसे पहले हम लिखाते हैं। तो लिखित प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न क्या है? माउंट आबू में वे कौन सी विशेषताएं हैं जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं? माउंट आबू में वे कौन सी विशेषताएं हैं जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं? इसका उत्तर ढूंढेंगे। कौन कौन सी हैं? ये है, देखो माउंट आबू, यहाँ से लिखेंगे। इस पर्वतीय स्थल पर वे सभी विशेषताएं मौजूद हैं जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ से लिखाएंगे, यहाँ से निशान लगाएंगे। इस पर्वतीय स्थल पर वे सभी विशेषताएं मौजूद हैं जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। झील का किनारा, ऊंचे घने वृक्ष, ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते, डूबते सूरज का मनोरम दृश्य सहज ही प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहाँ से लगाएंगे निशान। इस पर्वतीय स्थल पर से लेकर के आकर्षित करते हैं। ठीक है, पहले का उत्तर ये हो गया। पेज नंबर 43 की पहली लाइन से, कोने से, और आकर्षित करते हैं। पहला पैराग्राफ 3 लाइनों का। ठीक है, पहले का उत्तर हो गया है। अब दूसरा प्रश्न है, माउंट आबू कहाँ स्थित है? माउंट आबू कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है माउंट, यहाँ उसी के नीचे से माउंट आबू, यहाँ से निशान लगाएंगे। माउंट आबू सिरोही ज़िले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ तक निशान लगाएंगे। माउंट आबू सिरोही ज़िले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दूसरे का प्रश्न उत्तर हो गया ये है। पेज नंबर 43 में ही दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन से लेकर के दूसरी लाइन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 है, नक्की झील के बारे में बताओ। नक्की झील के बारे में बताओ। इसके नीचे ही देखो नक्की झील के बारे में लिखा हुआ है। नक्की झील के बारे में क्या बताना है? नक्की झील राजस्थान की एक ऐसी झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। बताओ, झील भी जम जाती है, इतनी वहाँ पर सर्दी पड़ने लगती है कि सर्दी की वजह से झील का पानी बर्फ़ बन जाता है। तो क्या होगा? नक्की झील, यहाँ से लेकर निशान है। नक्की झील राजस्थान की एक ऐसी झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है।
ठीक है, ये हो गया यहाँ तक तीसरे प्रश्न का उत्तर। इसी पहले पेज में ही 3 प्रश्न के उत्तर मिल गए हैं। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कितने वर्षों में कितने कारीगरों ने किया था? दिलवाड़ा मंदिर, देखो यहाँ है इसका उत्तर। दिलवाड़ा मंदिर लूना है। प्रश्न में कहाँ यहाँ से है ये, इसको बना के लिखाना पड़ेगा। कैसे होगा? दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 1500 कारीगरों ने 14, कैसे करेंगे इसको, लिखेंगे अपन हम लोग, दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 14 वर्षों में 1500 कारीगरों ने किया था। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कितने वर्षों में? 14 वर्षों में 1500 कारीगरों ने मिलकर किया था। ठीक है, समझ में आया? दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कितने वर्षों में? 14 वर्षों में, और कितने कारीगरों ने? 1500 कारीगरों ने मिलकर किया था। ठीक है, तो समझ में आ गया दिलवाड़ा मंदिर वाला कैसे लिखेंगे? इसको इसी प्रश्न में ही लिख लेंगे। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कितने वर्षों में लिखेंगे? 14 वर्षों में 1500 कारीगरों, कितने वर्षों की जगह लिखेंगे? 14 वर्षों, और इधर कितने कारीगरों की जगह? 1500 कारीगरों ने मिलकर किया था। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 5। अचलगढ़ के किले का निर्माण व पुनः निर्माण किसने किया था? अचलगढ़ किले को बनाया किसने था और उसका दोबारा रिपेयरिंग किसने कराई थी? ये है उसका है। तो इसका उत्तर होगा अचलगढ़ किले का निर्माण, ऐसे लिखेंगे। अचलगढ़, यहाँ पेज नंबर 44 का ये लास्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। अचलगढ़ का किला परमार राजाओं द्वारा बनवाया गया था। बाद में राणा कुंभा ने इसका पुनः निर्माण कराया। यहाँ तक लिखेंगे, अचलगढ़ से लेकर के करवाया, यहाँ तक निशान लगेगा। ठीक है, ये यहाँ से देखो, अचलगढ़ का किला यह परमार राजाओं द्वारा बनवाया गया था। बाद में राणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, यहाँ तक। ठीक है, ये हुआ आपका वो इस वाले प्रश्न का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब प्रश्न नंबर 6, सनसेट पॉइंट की क्या विशेषता है? सनसेट पॉइंट की क्या विशेषता है? ये देखो यहाँ पेज नंबर 45 में सनसेट पॉइंट लिखेंगे हम, और इसके बाद है हटा देंगे। सनसेट पॉइंट में अस्तगामी सूर्य के अप्रतिम सौंदर्य व बदलते रंगों की अभूतपूर्व छटा को देखते हुए दर्शक आत्मलीन हो जाते हैं। सनसेट पॉइंट में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, सनसेट पॉइंट की क्या विशेषता है? माउंट आबू पर एक सनसेट पॉइंट है, यहाँ से लिख लेना। प्रश्न नंबर 6 का यहाँ से, माउंट आबू पर एक सनसेट पॉइंट है जहाँ, ऐसे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। माउंट आबू पर एक सनसेट पॉइंट है जहाँ अस्तगामी सूर्य के अप्रतिम सौंदर्य व
बदलते रंगों की अभूतपूर्व छटा को देखते हुए दर्शक आत्मलीन हो जाते हैं। यहाँ तक लगाना है निशान, माउंट आबू से लेकर के हो जाते हैं तक है। पेज नंबर 45 में प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये। अब 7वां है, गुरु शिखर कहाँ स्थित है तथा वहाँ पहुँचकर कैसा लगता है। गुरु शिखर कहाँ स्थित है और वहाँ पहुँचकर कैसा लगता है, अंतिम प्रश्न है। इसके नीचे ही आत्मलीन हो जाते हैं। उसके नीचे यहाँ अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पर गुरु शिखर स्थित, नहीं यहाँ से लगाएं, इसको भी यहाँ से लगाएंगे। गुरु शिखर कहाँ स्थित है, माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। और प्रश्न क्या है पूरा, वहाँ पहुँचकर कैसा लगता है, तो यहाँ से लगाएंगे। माउंट आबू से पेज नंबर 45 में ही माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। यहाँ पहुँचकर ऐसा लगता है मानो हम बादलों के बीच पहुँच गए हैं। यहाँ तक लगाना है, ठीक है, हो गया। हाँ, यहाँ तक ये लगेगा। तो एक बार फिर से बता दें कि पहले के कहाँ से उत्तर लगेंगे। पहले का क्या है, माउंट आबू में वे कौन सी विशेषताएं हैं जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसका उत्तर लगाएंगे हम कहाँ से, ये यहाँ माउंट आबू में वे सभी विशेषताएं मौजूद हैं जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। झील का किनारा, ऊंचे घने वृक्ष, ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते, डूबते सूरज का मनोरम दृश्य सहज ही प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो एक पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, यहाँ से लगाएंगे। माउंट इस पर्वतीय स्थल के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, माउंट आबू पर वे सभी विशेषताएं मौजूद हैं जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कहाँ तक, ये प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, दूसरे का उत्तर क्या, दूसरे का कहाँ है, माउंट आबू कहाँ स्थित है। माउंट आबू सिरोही जिले में, यहाँ से लेकर के माउंट आबू सिरोही जिले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, दूसरे का उत्तर। नक्की झील के बारे में बताओ, तो नक्की झील के बारे में है प्रश्न 3। नक्की झील राजस्थान की एक ऐसी झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। ठीक है, इतना ही लिखना है प्रश्न 3। प्रश्न 4, दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कितने वर्षों में कितने कारीगरों ने किया था। इसका प्रश्न में ही उत्तर लिख लेंगे। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 14 वर्षों में 1500 कारीगरों ने मिलकर किया था। बस ऐसे ही लिखना है, यहाँ 14 वर्ष और 1500 कारीगर, ऐसे लिखना है। ठीक है, प्रश्न 5 है, अचलगढ़ के किले का निर्माण व पुनः निर्माण किसने किया था। इसका है उत्तर, अचलगढ़ का किला परमार राजाओं द्वारा बनाया गया था, बाद में राणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। 5वें प्रश्न का उत्तर हो गया ये। ठीक है, अब है 6वें प्रश्न का उत्तर। सनसेट पॉइंट की क्या विशेषता है। सनसेट पॉइंट यहाँ से माउंट आबू पर एक सनसेट पॉइंट है जहाँ अस्तगामी सूर्य के अप्रतिम सौंदर्य व बदलते रंगों की अभूतपूर्व छटा को देखते हुए दर्शक आत्मलीन हो जाते हैं। 2 लाइन है ना, 2 लाइन का उत्तर है। यहाँ से माउंट आबू पर एक सनसेट पॉइंट स्थित है, यहाँ से लेकर के हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब है अंतिम प्रश्न है, गुरु शिखर की क्या विशेषताएं हैं।
गुरु शिखर कहाँ स्थित है और इसकी तथा वहाँ पहुंचकर कैसा लगता है। तो ये होगा माउंट आबू से, इसके नीचे वाला पैरा, माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है मानो हम बादलों के बीच पहुंच गए हैं। यहाँ तक होगा पूरा, ठीक है। माउंट आबू से लेकर पहुंच गए हैं, पेज नंबर 45 में। तो ये हुए आपके क्वेश्चन आंसर। अब हम ये कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे। पहली एक्सरसाइज देख, भाषा को समझें, है ना। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन पर राइट का निशान लगाएं। सबसे बड़े शब्द क्या है? विशेषता। अब विशेषता का इसमें बहुवचन कौन सा सही है? विशेषताइयाँ सही है, विशेषताएं सही हैं, या विशेषताएं सही है? कौन सा वाला सही है? दूसरे नंबर वाला, विशेषताएं। इस वाले पे सही का निशान लगाएंगे। अब श्रृंखला का बहुवचन क्या होगा? श्रृंखले, श्रृंखलाएं या श्रृंखलाएं। ये लास्ट वाला सही होगा, श्रृंखलाएं। इसमें निशान लगाएंगे। अब तीसरा है झील का, झीलें, झीलें, झीलें। कौन सा सही है? पहला वाला, झीलें, झील का झीलें। अब चट्टान का बहुवचन क्या है? चट्टानी, चट्टाने, चट्टानें। कौन सा सही है? ये चट्टाने, ठीक है। अब है माला, माला का बहुवचन क्या है? मालाइयाँ, माले, मालाएं। ये मालाएं सही है, ठीक। तो पहले का विशेषता का विशेषताएं, बीच वाला। श्रृंखला का अंतिम वाला, श्रृंखलाएं। झील का पहला वाला, झीलें। चट्टान का बीच वाला, चट्टानें। और माला का अंतिम वाला, मालाएं। ये सही है। अब इसमें दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखो। विशेषण को क्या होते हैं? जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं, है ना। तो माउंट आबू एक पर्वतीय प्रदेश है। विशेषण क्या है? पर्वतीय। और विशेष्य क्या है? प्रदेश। प्रदेश बहुत सारे होते हैं, तो एक प्रदेश वो भी है, पर उसकी विशेषता क्या है? पर्वतीय है, वो पर्वत पर बसा हुआ है। यहाँ घूमने के लिए अनगिनत स्थल हैं। तो विशेषता क्या है? अनगिनत, है ना। अनगिनत मतलब बहुत सारे, और स्थल मतलब जगह है। जगह तो क्या हो गया? विशेष हो गया, लेकिन इसकी विशेषण क्या हुआ? अनगिनत है, मतलब बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। तो विशेषता इसकी अनगिनत। नक्की राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। तो क्या विशेषता है उसकी? ऊंची। ऊंची तो विशेषण हो गया, और क्या है ऊंची? झील। झील हो गया विशेष्य, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर कारीगरी का अद्भुत नमूना है। तो विशेषण क्या हो गया इसमें? अद्भुत, मतलब अनोखा, सामान्य नमूना नहीं है, बहुत सबसे अलग हटके एक इसमें विशेषता है, खास बात है। तो ये अद्भुत तो हो गया विशेषण, और नमूना हो गया विशेष्य। यह एक कलात्मक मंदिर है। विशेषता क्या हुई? विशेषण क्या हो गया? कलात्मक, और मंदिर तो है विशेष्य, ठीक है। तो पहले में पर्वतीय विशेषण, प्रदेश विशेष। दूसरे में अनगिनत विशेषण, स्थल विशेष। तीसरे में ऊंची विशेषण, झील विशेष्य। चौथे में अद्भुत
विशेषण और नमूना विशेष्य। पाँचवें में कलात्मक विशेषण और मंदिर विशेष्य। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा एक्सरसाइज 2। अब तीसरी एक्सरसाइज क्या है इसमें, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे ना। जैसे माउंट आबू एक पर्यटन स्थल है। यह राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय प्रदेश है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा के स्थान पर आया है, अतः यह सर्वनाम है। मतलब इसमें इस प्रश्न में माउंट आबू एक पर्यटन स्थल है, तो संज्ञा क्या है, माउंट आबू है। और सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, है ना। तो माउंट आबू तो संज्ञा हो गया, और संज्ञा के स्थान पर यहाँ पर क्या उपयोग किया गया, माउंट आबू एक पर्यटन स्थल है। अब यहाँ पर दोबारा माउंट आबू न लिख करके इनने सर्वनाम लिखा है। यहाँ पर लिख सकते थे माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय प्रदेश है, लेकिन उन्होंने संज्ञा नहीं लिखा, क्या लिखा, यह, उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया है। माउंट आबू की जगह सर्वनाम लगाया यह राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय प्रदेश है ना। तो जब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो संज्ञा क्या है, माउंट आबू, तो माउंट आबू की जगह क्या यहाँ पर आया, यह, तो यह हो गया सर्वनाम और माउंट आबू हुआ संज्ञा। ठीक है, अब निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखना है। सनसेट पॉइंट से सूर्यास्त देखकर वे आत्मलीन हो गए। इनमें क्या है सर्वनाम, ये वे आया जो, है ना, वे होगा सर्वनाम। यहाँ लिखेंगे हम वे के नीचे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ लिखेंगे वे। उन्होंने 14 वर्षों तक काम किया। किसने, कारीगरों ने। तो कारीगरों के स्थान पर उन्होंने उपयोग किया गया। कारीगर संज्ञा हुए, संज्ञा के स्थान पर उन्होंने सर्वनाम का उपयोग किया, तो सर्वनाम क्या है, उन्होंने। तो यहाँ लिखेंगे हम उन्होंने, और उन्होंने के नीचे अंडरलाइन भी करेंगे। अब है, यह एक मेढक के आकार की चट्टान है। यह कौन सी, वो टोड रॉक की जगह पर यह लगा दिया, है ना। तो ये टोड रॉक की जगह यह हो गया, तो यह सर्वनाम है। तो इस सर्वनाम को यहाँ लिखेंगे। कोई बाहर खड़ा है। कोई भी राम श्याम घनश्याम कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी जगह कोई लगाया है, तो कोई क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कोई की नीचे अंडरलाइन। आप भी हमारे साथ माउंट आबू चलें। कौन, सर्वनाम क्या है, आप भी हमारे साथ माउंट आबू चल, यहाँ लिखेंगे आप। तो पहले में आया वे, दूसरे में उन्होंने, तीसरे में यह, चौथे में कोई, और पांचवें में आप। ये हुए सर्वनाम। ठीक है, अब निम्नलिखित वाक्यों में, अब ये इसमें चौथा क्या है तुम्हारा, जिन शब्दों से काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जिससे काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। हम माउंट आबू जाएंगे। इस वाक्य में जाएंगे शब्द से जाने की क्रिया का बोध हो रहा है, अतः जाएंगे क्रिया शब्द है, क्रिया है ना, क्या कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है, जा रहे हैं, जाएंगे। तो ये हो गई क्रिया, तो ये हो गया जाएंगे, इसमें क्रिया हो गई। अब आगे के सेंटेंस में देखेंगे कि क्या क्रिया है। कोई स्त्री घूंघट निकाले बैठी है। क्या क्रिया कर रही है, बैठी है ना, बैठी है ना, खड़ी नहीं है, बैठी है। क्रिया क्या हो रही है, बैठी है। यहाँ लिखेंगे, नहीं लिखना नहीं, केवल अंडरलाइन करना है। नक्की झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था। क्या क्रिया हुई थी यहाँ पर, खोदा था। क्या काम हुआ था, खोदा था।
अब है अचलगढ़ का किला पहाड़ पर बना हुआ है। क्या हुआ? ये बना है, बनाया है ना, तो अब बना हुआ है ना। तो इसमें बना के नीचे लगाएंगे। अब अचलगढ़ का किला परमार राजाओं द्वारा बनवाया गया। क्या क्रिया हुई? बनवाया गया, बनवाने की क्रिया हुई, तो ये हो गया बनवाया, है ना। अब दादी माँ, अंतिम क्या है? दादी माँ ने कहानी सुनाई। क्या क्रिया हुई इसमें? सुनाई। क्या काम हुआ? सुनाई। तो सबसे पहले में क्या हुआ? बैठी है के नीचे अंडरलाइन करेंगे, बैठी, केवल बैठी। दूसरे में खोदा, दूसरे में क्या क्रिया है? खोदा। तीसरे में बना, चौथे में बनवाया, और पांचवे में सुनाई। तो ये लेसन आपका आज पूरा हुआ। अब ये तो रचनात्मक कार्य हैं कि अपनी किसी यात्रा का संक्षिप्त वर्णन यात्रा वृत्तांत के रूप में करते हुए डायरी में लिखें। ये आप रचनात्मक कार्य है। अपने राज्य पर एक परियोजना बनाओ, उसमें वहाँ की संस्कृति, जलवायु, वेशभूषा, फसलें, खान पान, उद्योग धंधे आदि के बारे में बताओ। यदि आपको माउंट आबू घूमने जाना हो तो आप वहाँ जाने के लिए क्या क्या तैयारियाँ करेंगे? ये आपको रचनात्मक कार्य है, इसको कॉपी में नहीं करना है। इसको ये इतना सब आपको जो हमने लिखा दिया ये आपको कॉपी में करना है। आप सामाजिक विज्ञान से जुड़े। राजस्थान की कौन कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगती हैं? सूची बनाओ। तो जो राजस्थान घूमा होगा वो लिख सकता है इसके बारे में। तो अपनी इच्छा से जो आपको अच्छी लगती है राजस्थान की विशेषताएं, उनको आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। तो आज का होमवर्क क्या होगा? केवल आपको लिखित प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। और ये सब जो ये तो हमने निशान लगवाए केवल, और ये केवल बुक में ही फिल करने हैं, कॉपी में इन सबको नहीं लिखना है। केवल प्रश्न उत्तर, लिखित प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में लिखनी है। ओके, ठीक। तो आज आपका इसका चैप्टर पूरा हो गया। अब नेक्स्ट पीरियड में आपको हम व्याकरण पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पीरियड में व्याकरण पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेसन जो PT1 में आ चुका है उसके अगला वाला पार्ट हम व्याकरण का पढ़ाएंगे आपको। ओके, गुड डे।